हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम यहाँ पर बात करेंगे वो है आपका एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड जो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रही थी, जिसमें से हम लोगों ने कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे वो है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स ओनली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वो है रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली। तो आज के इस लेक्चर में रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसके रिएक्शंस? एल्डिहाइड के रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है वो है पॉलीमराइजेशन, यानी कि जैसे हम क्या कहते हैं बहुलकीकरण। सबसे पहला है वो है आपका पॉलीमराइजेशन। जैसे क्या कहते हैं बहुलकीकरण का नाम देते हैं, यानी कि इसमें मोनोमर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? पॉलीमर में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? सबसे पहले अगर हम पॉलीमराइजेशन की बात करें तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इसका एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेन है। ठीक है, और एडिशन पॉलीमर की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का मॉलिक्यूल एलिमिनेट नहीं होता है, यानी कि अगर हम पॉलीमराइजेशन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड के रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे मेन चीज़ पहले ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, और इसको मैं पॉलीमर टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और आई थिंक आप लोगों को पता भी हो गया होगा कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। ठीक है, मोनोमर से मिल करके पॉलीमर का बनना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ये प्रोसेस जो है पूरा पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक है, और ऐसे समय में अगर हम देखें तो जो लार्ज नंबर जुड़ करके प्रोडक्ट बनता है, या जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, अगर उसमें इस प्रोसेसिंग के दौरान कोई भी चीज़ उसमें से एलिमिनेट नहीं होती है तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे इसे हम कहेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन। लेकिन सपोज दैट कोई छोटा सा मॉलिक्यूल जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमेशा कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। लेकिन वहीं पे अगर हम एडिशन की बात करें तो एडिशन में डायरेक्ट जितने भी मोनोमर्स होते हैं सब जाके ऐड हो जाते हैं, उसमें से कोई भी पार्ट रिमूव या एलिमिनेट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वो है आपका पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। सबसे पहला पॉलीमराइजेशन में सबसे पहला है किसका हम बात करने जा रहे हैं? हाँ, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता है, HCHO से लिखते हैं। फॉर्मल्डिहाइड को HCHO से लिखते हैं, और जब भी कभी हम फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पैरा फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? पैरा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम फॉर्मेलिन कहते हैं, इज इवापोरेटेड अ वाइट कलर्ड सॉलिड पैरा फॉर्मल्डिहाइड इज फॉर्म्ड विच ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेट H2SO4 रीफॉर्म्स फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें पॉलीमराइजेशन की, किसके लिए? एल्डिहाइड्स के लिए, जो कि एक एडिशन पॉलीमर है या एडिशन पॉलीमराइजेशन है, तो ऐसे समय में ध्यान रखना ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि मोनोमर से पॉलीमर बना रहे हैं, तो पॉलीमर से फिर से हम मोनोमर बना सकते हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। फॉर्मल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन अगर हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से NHCHO, यानी कि N मॉलिक्यूल्स किसके लिए ले लिया हमने? फॉर्मल्डिहाइड के। इसका हम क्या कराते हैं? पॉलीमराइजेशन करते हैं। ये जो रिएक्शन है ये आपका कैसा है? रिवर्सिबल है, इसलिए रिवर्सिबल का एरो लगाया गया है। नीचे हम
कंसनट्रेट H2SO4 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बैकवर्ड रिएक्शन जाएगा तो कंसनट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं और फॉरवर्ड रिएक्शन में पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तो पॉलीमराइजेशन कराने पर आपका ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरा फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम क्या कहते हैं, पैरा फॉर्मल्डिहाइड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? पैरा फॉर्मल्डिहाइड का नाम देते हैं। पैरा फॉर्मल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो इसमें हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पैरा फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो इसे हम अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो फॉर्मलिन के पॉलीमराइजेशन से ही बना है, ठीक है, और पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ये आपका पॉलीमर होता है, ठीक है, ये आपका क्या होता है, पॉलीमर यहाँ पे होता है, ठीक है। पॉलीमर में जो नंबर ऑफ यहाँ पे n देख रहे हैं आप, इस n की संख्या 6 से कहाँ तक होनी चाहिए, 100 तक हो सकती है। 6 से 100 तक हम यहाँ पे इसको क्या करा सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का हम ले सकते हैं। क्लियर? तो ये तो बात हो गई पॉलीमराइजेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, और क्या बनता है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, ठीक है, और ये वाइट कलर्ड क्या होता है, सॉलिड होता है। यहीं पे अगर हम फॉर्मल्डिहाइड गैस को रूम टेम्परेचर पर अलाउ करते हैं स्टैंड करने के लिए, अभी तक आपने फॉर्मेलिन लिक्विड के बारे में पढ़ा, ये क्या है, सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड को अगर एवापोरेट कराते हैं तो बनता है आपका पैरा फॉर्मल्डिहाइड, सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो ये था आपका फॉर्मलिन, इसे हम कहते हैं फॉर्मलिन, ठीक है, और जनरली फॉर्मलिन के बारे में आपने पढ़ा होगा। और ये जो फॉर्मलिन होता है जनरली प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज किया जाता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके प्रिजर्वेशन में हम फॉर्मलिन का यूज करते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम फॉर्मल्डिहाइड गैस को रूम टेम्परेचर पर अलाउ करते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होता है, पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ करने लगता है और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाता है, कंपाउंड बनाता है, जिसे हम कहते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड। क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और जो हीट करने पर फिर से क्या बनाता है, वो है आपका, जो हीट करने पर फिर से फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके 3 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, तो हमने पहले बता दिया फॉर्मेलिन के लिए तो क्या बन रहा है, पैरा फॉर्मल्डिहाइड बना। लेकिन अगर हम यहाँ पे 6 से कम करते हैं, ठीक है, यानी कि 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और इसका हम क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, ठीक है, वो भी किस पे, रूम टेम्परेचर। ये किस फॉर्म में है, ये है फॉर्मल्डिहाइड गैस के फॉर्म में। फॉर्मल्डिहाइड किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में है, और इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर। और ऐसा करने पर यहाँ पे ये 3 यहाँ पे आ जाएगा और ये बनता है मेटाफॉर्मल्डिहाइड। क्या बनता है, मेटाफॉर्मल्डिहाइड बनता है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने लिए, फॉर्मल्डिहाइड के 3, तो क्या बना, मेटाफॉर्मल्डिहाइड। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, CH2, ठीक है, फिर यहाँ पे है CH2, फिर यहाँ पे है CH2, ये हो गया O, ये हो गया O, और यहाँ पे भी क्या है, O है, और ये आपस में आपके जुड़े हुए हैं। ये बन गया आपका मेटाफॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम ट्राईऑक्जेन का नाम देते हैं। इसे हम ट्राईऑक्जेन का नाम देते हैं, ट्राईऑक्जेन का नाम देते हैं, मेटाफॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। और अगर हम इसी मेटाफॉर्मल्डिहाइड को हीट कर दें तो ये फिर से फॉर्मल्डिहाइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस आपको समझ में आ गई है, वो भी किसका, फॉर्मल्डिहाइड का, जो कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर हम फॉर्मलिन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो एवापोरेट होके वो क्या बनाता है, आपका पैराफॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और वहीं पे अगर हम गैस को रूम टेम्परेचर पर अलाउ करते हैं स्टैंड होने के लिए, यानी कि रूम टेम्परेचर पर रखते हैं, तो ऐसे समय में क्या बनता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनता है जिसका नाम है मेटाफॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, जिसको हीट करने पर हम फिर से फॉर्मल्डिहाइड अगेन प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम ट्राईऑक्जेन का भी नाम देते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे का टॉपिक जो है वो है आपका
पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड, बट उससे पहले भी थोड़ा सा हम फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मोस देख लेते हैं। जब भी कभी हम फॉर्मल्डिहाइड को सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मोज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम किससे कराएं, यहाँ पे वो है सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वेस। तो अगर हम यहाँ पे रिएक्ट कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो फॉर्मोस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? फॉर्मोस का। ठीक है, और कुछ इस तरीके से CH2 CH 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 और ये फिर है आपका CH, यहाँ डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड के साथ O है, बाकी जगह पर OH लगा हुआ है, बाकी जगह पर क्या लगा हुआ है? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये जो आपका स्ट्रक्चर जस्ट अभी आप बना हुआ देख रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फॉर्मोस। ठीक है, जैसे ये आपका क्या है? मोनोसेक्राइड है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या नाम है इसका? C6H12O6 इसे कहते हैं और ये आपका क्या है? मोनोसेक्राइड के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मोनोसेक्राइड। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। इसमें भी सेम वैसे ही होगा, एडिशन पॉलीमराइजेशन है तो एक बार आपका पैरा एसिटल्डिहाइड बनेगा और एक बार आपका मेटा एसिटल्डिहाइड बनेगा। एसिटल्डिहाइड, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। ठीक है, तो जब भी कभी हम एसिटल्डिहाइड का क्या कराते हैं, यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कराते हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, वो भी कैसा? कंसंट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हम एसिटल्डिहाइड का लेंगे और ये आपका बनाते हैं पैरा एसिटल्डिहाइड। क्या बनाते हैं? पैरा एसिटल्डिहाइड। चलिए देखते हैं। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CHO in presence of few drops of concentrate H2SO4। ठीक है, कंसंट्रेट H2SO4 के फ्यू ड्रॉप से रिएक्ट करके 3 मॉलिक्यूल्स इसके पॉलीमराइज होते हैं और पैरा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं? पैरा एसिटल्डिहाइड का नाम देते हैं और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है CHO CHO, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CHO और यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 और ये हो जाएगा CH3। 3 मॉलिक्यूल वो भी किसके? यहाँ पे एसिटल्डिहाइड के आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं विद द फ्यू कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्ट करके पॉलीमराइजेशन बनाते हैं, यानी कि पॉलीमर प्रोडक्ट बनाते हैं आपस में। ठीक है, यहीं पे जब भी कभी हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फिर से हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करके जब डिस्टिलेशन करते हैं तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो फिर से हमें एसिटल्डिहाइड की प्राप्ति होती है। एसिटल्डिहाइड फिर से मिल जाता है। ये है पैरा एसिटल्डिहाइड और ये क्या है आपका? हिप्नोटिक ड्रग। इसे हम क्या कहते हैं? हिप्नोटिक ड्रग का नाम देते हैं, यानी कि हिप्नोटिक ड्रग उन्हें कहते हैं जो एक तरीके से अनकॉन्शियसनेस में यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका हिप्नोटिक ड्रग। चलिए इसी के साथ साथ अगला है, अगर हम
एसिटल्डिहाइड के 4 मॉलिक्यूल्स को, कितने मॉलिक्यूल्स को, 4 मॉलिक्यूल्स को HCl गैस के थ्रू पास कराएं, यानी कि या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि HCl गैस को हम एसिटल्डिहाइड के सोल्यूशन से 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या कराते हैं, पास कराते हैं, तो सॉलिड यहाँ पे क्या बनेगा, मेटा एसिटल्डिहाइड बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, डिस्टिल करते हैं, किसके साथ, डाइल्यूट, या इसका डिस्टिलेशन करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम इसके कितने मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। अगला स्टेप दूसरा है जिसमें हमको मेटा एसिटल्डिहाइड बनाना है। यहाँ पे हम HCl गैस लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पे, HCl गैस 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो ऐसे समय में क्या बनेगा, वो है आपका मेटा एसिटल्डिहाइड, पैरा की जगह अब यहाँ पे क्या बनेगा, मेटा एसिटल्डिहाइड, मेटा एसिटल्डिहाइड, जो कि आपका CH3CHO का होल 4 है, ठीक है। और इसको हम सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल के रूप में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। मेटा एसिटल्डिहाइड जिसका यूज हम किस लिए करते हैं, सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, और डाइल्यूट H2SO4 द्वारा इसका डिस्टिलेशन करा के हम फिर से इसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करा सकते हैं। क्लियर। तो ये तो बात हो गई पॉलीमराइजेशन की। पॉलीमराइजेशन के बाद अगला जो है टॉपिक वो है रिएक्शन विद अमोनिया। फॉर्मल्डिहाइड के यानी कि एल्डिहाइड के रिएक्शन चल रहे हैं, तो यहाँ पे कीटोन के रिएक्शंस आपको नहीं पढ़ने, ये ध्यान में रखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ किसके रिएक्शंस पढ़ने हैं, और वो है आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जो रिएक्शंस पढ़ने हैं वो आपको एल्डिहाइड के अभी पढ़ने हैं। तो अगला रिएक्शन है वो है आपका रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया यानी कि NH3 के साथ रिएक्शन। पहला, इसमें 2 रिएक्शंस हैं। पहले रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जितने भी आपके एल्डिहाइड्स हैं सब एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड ऑल other aldehydes make addition product। क्या बनाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। चलिए एडिशन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो आपको पता है RCOOH, ये फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके बाकी जितने भी यहाँ R की जगह एल्काइल ग्रुप रखना होता है, ठीक है। ये हो गया आपका अदर एल्डिहाइड्स, और इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अमोनिया से। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम एल्डिहाइड अमोनिया के नाम से जानते हैं, और कुछ इस तरीके से OH, यहाँ पे बचेगा NH2, और ये था आपका H, इसे हम क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड अमोनिया, ठीक है। एक्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो अमोनिया से रिएक्शन करके एल्डिहाइड अमोनिया का एडिशन प्रोडक्ट देंगे। लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से रिएक्ट करके यूरोट्रोपिन देता है, ठीक है, जिसको हम मेडिसिन में यूज करते हैं, जिसको हम किस लिए यूज करते हैं, मेडिसिनल पर्पज के लिए। और इसका यूजफुलनेस क्या है कि ये ट्रीटमेंट करता है आर्थराइटिस का,
और यूरिन इन्फेक्शन का, ठीक है। जो यूरोट्रोपिन है ये यूरिन इन्फेक्शन और आर्थराइटिस का क्या करता है, ये ट्रीटमेंट करता है। चलिए देखते हैं। अब ये तो बात होगी किसके बारे में, अदर एल्डिहाइड्स के बारे में। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है, सॉलिड कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। जैसे फॉर्मल्डिहाइड का भी रिएक्शन देख लेते हैं। इसके हम 6 मॉलिक्यूल्स लेते हैं और अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल लेते हैं और ये आपका सॉलिड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं CH2 6N4, जिसे हम कहते हैं CH2 का होल 6N4, ठीक है। ये हो गया आपका सॉलिड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स। साथ ही साथ 6 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे यहाँ पे आपको, वाटर के। 6 मॉलिक्यूल किसके, वाटर के। तो जो सॉलिड कॉम्प्लेक्स बना है उसे हम कहते हैं हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन। इसे हम क्या कहते हैं, हेक्सामेथाइलिन टेट्राएमीन, या जिसे हम नाम देते हैं इसका यूरोट्रोपिन का नाम देते हैं, ठीक है। किसका नाम देते हैं, यूरोट्रोपिन का नाम देते हैं। या यूरोट्रोपिन ये क्या है आपका, मेडिसिन है जिसका हम यूज किस में करते हैं, आर्थराइटिस और यूरिन इन्फेक्शन। आर्थराइटिस में और किस में करते हैं, यूरिन इन्फेक्शन में हम इसका प्रयोग करते हैं, आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में और साथ ही साथ यूरिन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं जिसे हम कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड्स का, कैनिजारो रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ अमोनिया आपने देख लिया। फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो फॉर्मल्डिहाइड को हम अगर रिएक्ट कराते हैं अमोनिया से तो एडिशन प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है। चलिए अगले रिएक्शन पे चलते हैं, नंबर 3, जिसे हम कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शंस। कैनिजारो रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि फॉर्मल्डिहाइड और ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम्स नहीं पाए जाते हैं, इनको अगर हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से क्या करते हैं, हीट करते हैं। यानी कि ऐसे एल्डिहाइड्स जो अल्फा हाइड्रोजन लैकिंग होते हैं या जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ाया था, तो उसमें जो रिएक्शन हुई थी उसमें अल्फा हाइड्रोजन जरूरी था, ठीक है। चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था। लेकिन जो अभी रिएक्शन कैनिजारो पढ़ रहे हैं आप, इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी यही है कि अल्फा हाइड्रोजन जिनमें नहीं पाया जाता है, हमें उस रिएक्शन की तरफ ध्यान देना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, ऐसे फॉर्मल्डिहाइड और ऐसे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, उनमें कैनिजारो रिएक्शन होता है, ठीक है। तो पॉइंट्स में लिख देता हूं, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका एल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के बाद दूसरा है एल्डिहाइड लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एल्डिहाइड लैकिंग ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, उनमें कैनिजारो रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड्स लैकिंग ऑफ क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है।
और इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई भी आपका कंपाउंड हो उसको हम क्या करते हैं 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ हीट करते हैं, हीटेड विथ 50% NaOH सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से हम क्या करते हैं 50% NaOH सोल्यूशन से इसको क्या करते हैं हीट करते हैं और ये कैंजारो रिएक्शन को परफॉर्म करता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एटम अगर यहाँ पे है तो वो एल्डोल कंडेंसेशन मेथड द्वारा रेजिन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें कैंजारो रिएक्शन में ऐसे एल्डिहाइड्स की जरूरत होती है जो कि अल्फा हाइड्रोजन लैकिंग है। ठीक है, वन मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी दो मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन को परफॉर्म कराया जाता है। तो एक मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो उसका क्या होता है रिडक्शन और दूसरे का अदर मॉलिक्यूल इसका क्या होता है ऑक्सीडेशन। एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, जो मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसे ही हम क्या कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास क्या है फॉर्मल्डिहाइड SCHO, तो इसके कितने मॉलिक्यूल हमने ले लिए, दो मॉलिक्यूल ले लिया, किसके प्रेजेंस में, यहाँ पे डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, या सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, वो भी कितने परसेंट का 50% का। उसको हम क्या करें हीट करें। कितने मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड के लिए हैं, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लिए हैं, तो एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइज होके। अब ऑक्सीडाइज होके अगर हम देखें तो एसिड बनेगा, तो फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है, तो ध्यान दीजिएगा SCOOH यानी कि जिसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, बट यहाँ पे सोडियम है यानी कि हमने बेस लिया हुआ है, तो एल्कली के प्रेजेंस में यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, वो भी किसका बनेगा सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, या जिसे हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट का नाम देते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं सोडियम फॉर्मेट का नाम देते हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा जो है फॉर्मल्डिहाइड वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में बाय द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और ये बनाएगा आपका एक कार्बन का अल्कोहल जिसे हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल या मेथनॉल CH3OH, जिसे हम क्या कहते हैं मेथिल अल्कोहल का, जिसे हम मेथिल अल्कोहल का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैंजारो रिएक्शन जिसमें दोनों मॉलिक्यूल क्या है सेम है, लेकिन अगर सपोज दैट दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएं डिफरेंट हो जाएं तो क्या होगा, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्रॉस कैंजारो रिएक्शन कहेंगे अगर दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएं डिफरेंट हो जाएं। ठीक है, चलिए ये तो सिर्फ कैंजारो रिएक्शन था। कैंजारो रिएक्शन में दोनों मॉलिक्यूल सेम थे, लेकिन अगर दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो जाएं तो क्या होगा, उसे हम क्या नाम देते हैं क्रॉस कैंजारो रिएक्शन का नाम देते हैं। तो इसी में हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, वो है क्रॉस कैंजारो रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे हम यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल लेंगे वो है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा लेंगे इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड SCHO C6H5CHO। ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड और ये है आपका बेंजल्डिहाइड। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की कमी है, वो भी मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे कि अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ मैं इस तरीके से बनाऊंगा, और अगर बेंजल्डिहाइड का बनाऊं तो पहले एक बेंजीन रिंग
उस बेंजीन रिंग से C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये हो गया CHO, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे होता है, तो ये हुआ आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है बेंजीन रिंग पे हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन जहाँ पे आप एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़े हैं वहाँ पर उस कार्बन से ज्वाइंट कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि खुद ये ग्रुप ही उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये हुआ अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं, तो इसलिए ये कैसा है, ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। तो बेंजल्डिहाइड में भी नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं है, दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हमने लिया है, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्रॉस कैंजारो रिएक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। बस वही सिंपल सी बात, फिर से क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे NaOH कहते हैं, कितना परसेंट, 50% NaOH हमने ले लिया, और इसका हम फिर से क्या करेंगे, वही रिएक्शन कैंजारो जैसे होता था, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा, किसमें, एल्कोहल में, ठीक है। तो ये देखो आप, पहले को हम यहाँ पे HCOONA में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे हम कहते हैं सोडियम फॉर्मेट, और ये क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, इसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, यानी कि ये जो है ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड बनाता है और इसका सॉल्ट बन जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस है, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं। और साथ ही साथ दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो रिड्यूस होकर के, यानी कि बेंजल्डिहाइड विल बी रिड्यूस इनटू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है, किसमें हो जाएगा रिड्यूस, बेंजाइल अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H5CH2OH, C6H5CH2OH, ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल इसे कहते हैं, ठीक है। तो दूसरा किसमें, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और ये आपका रिएक्शन है किसका, क्रॉस कैनिजारो का, ठीक है। ये किसका रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो का, क्लियर, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ पे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म नहीं, यहाँ पे मैंने बात किया वो है कैंजारो और क्रॉस कैंजारो रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं टिसेनको रिएक्शन, टिसेनको रिएक्शन। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल एल्डोल की तरह है। एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए होता है। उसके मैकेनिज्म हमने पूरा मेथड स्टेप बाय स्टेप बताया था, इसमें भी यही ऐसे ही करना आपको। अब अगला है और वो है आपका टिसेनको रिएक्शन नंबर 4। टिसेनको रिएक्शंस सब नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शन को जितना याद रखेंगे उतना ही आपके लिए क्या है, फायदेमंद है, ठीक है। सबसे पहला, अगर हम टिसेनको रिएक्शन की बात करें तो इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड कैंजारो रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, मॉडिफाइड कैंजारो रिएक्शन, यानी कि कैंजारो रिएक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। इसमें ऑल द एल्डिहाइड्स अंडरगो दिस रिएक्शन व्हेन हीटेड विथ एल्युमिनियम मेथॉक्साइड, यानी कि जितने भी एल्डिहाइड्स हैं सभी क्या होते हैं, इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना होता है, जितने भी एल्डिहाइड्स हैं सबको एल्युमिनियम मेथॉक्साइड के साथ हीट करना होता है। तो क्या बनता है, एसिड और एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और आपस में एसिड और एल्कोहल फिर से रिएक्ट करके एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, सेम वही मॉडिफाइड कैंजारो रिएक्शन है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप कितने हैं, 2। एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल, 2 हैं,
और इसको हमने एल्युमिनियम एथॉक्साइड के प्रेजेंस में क्या किया है, हीट किया। तो एल्युमिनियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला AlC2H5O का होल थ्राइस, इसे हम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम एथॉक्साइड कहते हैं। और एक जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, तो दूसरा एसिड में। एक इसमें कहाँ पर कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, तो दूसरा किसमें, एसिड में। और सभी आपस में मिल करके वो बना लेंगे एस्टर। एस्टर का फॉर्म करेंगे तो जैसा कि आपको पता है RC डबल बॉन्ड O R डैश बनता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल के निकलते ही RCOCH2R, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्टर का नाम देते हैं, इसका फॉर्मेशन होगा और इसे हम क्या कहते हैं, टेसेनको रिएक्शन कहते हैं। ये सभी एल्डिहाइड्स के लिए यहाँ पे लागू होता है। तो चलिए सबसे पहले हम एसिटल्डिहाइड के रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे CH3CHO प्लस CH3CHO यानी कि कितने मॉलिक्यूल हमने लिए, 2 मॉलिक्यूल लिए एसिटल्डिहाइड के, और इसको हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड AlC2H5O का होल थ्राइस से साथ में इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। तो एक इसमें से किस में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल में, और दूसरा कन्वर्ट होगा एसिड में। तो चलिए देखते हैं। एक बनाएगा CH3CH2OH, जिसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं क्योंकि 2 कार्बन है, 2 कार्बन का, और 2 कार्बन का एसिड जिसे हम कहते हैं CH3COOH। नेक्स्ट स्टेप में एस्टर बनेगा और ये कुछ इस तरीके से CH3COO CH2CH3, ये बन गया आपका एस्टर, जिसे हम कहते हैं एथिल एथनोएट। क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं एथिल एथनोएट या एथिल एसीटेट का नाम देते हैं, एथिल एसीटेट का नाम देते हैं। ये है आपका मॉडिफाइड कैनिजारो। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिमिलर मॉलिक्यूल्स हमने रखा है, तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स रख कर के ही आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है वो है इसका रिड्यूसिंग नेचर, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज वो भी एल्डिहाइड्स में। अगला रिएक्शन है वो है रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर का। चलिए देखते हैं। तो अगला यहाँ पे हम रिएक्शन बात करने जा रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एल्डिहाइड। इनको आप पढ़ चुके हैं, कैंजारो का क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है। अगला है रिड्यूसिंग नेचर किसका, एल्डिहाइड का। नंबर 5 रिड्यूसिंग नेचर। ध्यान दीजिएगा इसको, इसका पहला पॉइंट हम बताने जा रहे हैं। एल्डिहाइड्स को हम करस्पॉन्डिंग एसिड का प्रयोग करके आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड्स। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, इजीली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड्स। और इसी कारण आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे बता दूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या जिसे ऑक्सीकारक कहते हैं, इटसेल्फ इसका क्या होता है, रिडक्शन होता है, और अदर्स यानी कि दूसरे को ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में इसी का जस्ट उल्टा है, तो मैं यहाँ पे वाइस वर्सा लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन दूसरों को क्या करता है, रिड्यूस करता है, अपचयित करता है, ठीक है। तो इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, करस्पॉन्डिंग एसिड्स में। तो एल्डिहाइड किसकी तरह बिहेव करेंगे, सेकेंड वाले की तरह, यानी कि एल्डिहाइड्स जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। किसकी तरह बिहेव करते हैं, बिहेव्स लाइक रिड्यूसिंग
एजेंट, और ये जनरली कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह, यानी कि अपचायक की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इनका खुद का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, ये जनरली क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं किसको किसको, टॉलिन रिएजेंट्स को, फेलिंग सॉल्यूशंस को, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। ठीक है, टॉलिन रिएजेंट्स को ये रिड्यूस करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशंस को, फेलिंग सॉल्यूशन, और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, अपचयित करते हैं। ठीक है, इनका क्या कराते हैं, रिडक्शन करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं। ठीक है, खुद ऑक्सीडाइज होके एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसका खुद का जो ऑक्सीडेशन है वो भी किसका, एल्डिहाइड का, खुद ऑक्सीडाइज होकर के ये एसिड का फॉर्मेशन कराएगा, करस्पॉन्डिंग एसिड बनाता है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है पहले लाइन में। ठीक है, एल्डिहाइड्स इजीली ऑक्सीडाइज्ड इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड्स। ठीक है, चलिए अब हम इसके रिड्यूसिंग नेचर की तरफ चलते हैं। तो जनरली टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। अच्छा, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, टॉलेंस रिएजेंट क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक है, ये होता है। तो इसको क्या करता है, रिड्यूस करता है सिल्वर मिरर में। तो रिएक्शन चलिए देख लेते हैं, टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने का रिएक्शन कैसे है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे जो अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, इससे हमें क्या मिलता है, सिल्वर ऑक्साइड। तो हम यहाँ पे लेंगे वो है एल्डिहाइड, जिसका नाम है RCHO। ठीक है, इसको हम Ag2O के पास रखेंगे, यानी कि जैसे सिल्वर ऑक्साइड कहते हैं, और ये है आपका टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, RCHO का, किस में होगा, एसिड में। तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, लेकिन दूसरे का क्या होगा, वो हो जाएगा रिडक्शन, और ये बनाएगा Ag का PPT, जिसे हम कहते हैं सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम मेटेलिक सिल्वर का नाम दे सकते हैं। तो ये तो हुआ टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वो है फेलिंग सोल्यूशन। ठीक है, अब फेलिंग सोल्यूशन के लिए हम लोग देखेंगे। अब फेलिंग सोल्यूशन क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो जो फेलिंग सोल्यूशन है, इसे हम कहते हैं यहाँ पे एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन कॉम्प्लेक्स्ड विथ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। मैं लिख देता हूँ इसको, इसे हम कहते हैं एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन complexed with sodium potassium tartrate। सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का नाम देते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा ये कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करता है, और इससे क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है। यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे इससे हमको मिलता है Ag2O, तो यहाँ पे इससे हमें क्या मिलेगा, वो है CuO, जिसे हम कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम देते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड को अगर हम एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएं, यानी कि RCHO का यूज हम कर रहे हैं, और यहाँ पे CuO है। ठीक है, RCHO और क्या है, CuO है, जिसके हमने कितने मॉलिक्यूल ले लिए, 2।
ये जो CuO है इसे हम कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या नाम देते हैं? क्यूप्रिक ऑक्साइड का नाम देते हैं, या फिर हम इसे नाम दे सकते हैं वो है फेहलिंग सोल्यूशन, जिसे हम फेहलिंग सोल्यूशन कह सकते हैं। तो RCHO जो है नो डाउट किसमें, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन यहीं पे अगर हम क्यूप्रिक ऑक्साइड की बात करें, ये RCOH में कन्वर्ट होगा और ये जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में। ठीक है, ये बन गया आपका क्यूप्रस ऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा। और इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग नेचर, किसका? वो है आपका एल्डिहाइड्स का। ठीक है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फेलिंग सोल्यूशन को अगर हम देखें तो ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है और क्यूप्रस ऑक्साइड में, और ये कैसा होता है, रेड कलर्ड PPT होता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, रेड कलर्ड PPT यानी कि प्रेसिपिटेट, लाल कलर का प्रेसिपिटेट यहाँ पे बनता है। ठीक है, CuO2 क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि लाल कलर की क्या होती है, PPT होती है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है आपका बेनेडिक्ट सोल्यूशन। ठीक है, जो कि कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और कॉपर सल्फेट हो गया, सोडियम सिट्रेट, साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको इससे क्या मिला था, मैं लिख दूं फिर से इसको, CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अब बेंडिक सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है वो आपका क्या है, कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन है। सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट, तो कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट और सोडियम कार्बोनेट का क्या है, सोल्यूशन है। ठीक है, और ये भी आपका रेड कलर का PPT देता है, वो भी किसका, क्यूप्रस ऑक्साइड का। जब हम एल्डिहाइड को यूज करते हैं बेनेडिक्ट सोल्यूशन को रिड्यूस करने में, तो क्या मिलता है, रेड कलर का PPT मिलता है। यानी कि जब भी कभी हम एल्डिहाइड प्लस बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूज करते हैं तो हमें मिलता क्या है, वो है रेड कलर्ड PPT। ठीक है, वो भी किसका, CuO2 यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर क्या मिलता है, PPT हमको यहाँ पे मिलता है। यानी कि बेंडिक सोल्यूशन को ये क्या कर चुका है, रिड्यूस कर चुका है CuO2 में, और खुद एसिड में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड्स की अगर हम रिड्यूसिंग नेचर की एक और प्रॉपर्टी देखें तो ये जनरली सिर्फ रिएजेंट को के पिंक कलर को फिर से रिस्टोर करता है। यानी कि एल्डिहाइड्स रिस्टोर पिंक कलर ऑफ सिर्फ रिएजेंट। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूँ बेंडिक सोल्यूशन के बाद, वो है आपका रिस्टोर पिंक कलर ऑफ सिर्फ रिएजेंट। सिर्फ रिएजेंट का पिंक कलर क्या करता है, रीस्टोर करता है। अगर हम एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट यूज करें या फिर केमिनोफोर यूज करें, ठीक है, वो भी किस में, कोल्ड में, तो ऐसे समय में आपका जो एसिटाल्डिहाइड है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिटिक एसिड, या जैसे हम एथेनोइक एसिड का नाम देते हैं। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं। CH3CHO, सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 और H2SO4 मैंने लिखा है क्योंकि एसिडिक है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो भी कोल्ड में, तो CH3COOH यानी कि करस्पॉन्डिंग एसिड बनता है, जो कि मैंने सबसे ऊपर ही लिख दिया था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको करनी होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो रिएक्शन विद एल्कोहल्स। ठीक है, अगला रिएक्शन है वो रिएक्शन विद एल्कोहल्स। रिड्यूसिंग नेचर के बाद
अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। नंबर 6, और वो है आपका रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड जो है वो एल्कोहल से रिएक्ट करता है, वो भी किसके प्रेजेंस में, HCl गैस के प्रेजेंस में, तो हेमी एसिटल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, और एसिटल का फॉर्मेशन करता है। यहीं पे अगर कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स एल्कोहल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं रिएक्शन कुछ इस तरीके से, CH3CHO प्लस C2H5OH, एल्कोहल मैंने क्या लिया है, एथिल एल्कोहल यहाँ पे लिया है, और जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन में कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेगा, और वो है आपका, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखिएगा HCl गैस रहना चाहिए, और HCl गैस के प्रेजेंस में CH3CH, इधर OH और इधर OC2H5, ठीक है, OC2H5, डबल बॉन्ड O यहाँ पे होता है जिसका हमने कुछ इस तरीके से ओपन किया है, ध्यान दीजिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड O, इसका ये जो बॉन्डिंग है उसको हमने ऐसे ओपन कर दिया है, H जुड़ा है और यहाँ OC2H5 इसका, ठीक है। तो ये आपका बन गया है यहाँ पे हेमी एसिटल, ठीक है, ये बना है हेमी एसिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फर्दर हम अगर फिर से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एसिटल बनेगा। फर्दर रिएक्ट कराते हैं C2H5OH और क्या है, HCl गैस है, तो ये बनेगा आपका CH3CH OC2H5 OC2H5, ये बन गया आपका एसिटल, और ये क्या था, हेमी एसिटल यहाँ पे था, ठीक है। एसिटल का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होता है, H2 वाटर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो ये था रिएक्शन विथ एल्कोहल्स। अगला है रिएक्शन विथ एनिलीन। एल्डिहाइड का नेक्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ एनिलीन। नंबर 7, रिएक्शन विथ एनिलीन। अगर एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं तो कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ वेस का नाम देते हैं, जिसे हम एनिल्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो एनिलीन के साथ कंडेंसेशन प्रोडक्ट में जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं, सिर्फ वेस का नाम देते हैं। तो CH3CHO प्लस यहाँ पे एनिलीन, एनिलीन को हम एरोमेटिक एमीन का नाम दे सकते हैं, इसे हम NH2 के फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा किस फॉर्म में लिख सकते हैं, NH2, NH2, ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं तो वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और वाटर के रिमूव होते ही ये किस में कन्वर्ट होगा, एनिल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वाटर रिमूव हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से CH3CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, ये बन गया आपका। इसे हम कहते हैं सिर्फ बेस, या जिसे हम एनिल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, एनिल का नाम देते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलता है, वो है वाटर। वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, रिमूव होता है, और ये बनाता है आपका सिर्फ बेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स ओनली, और इसी के साथ साथ एल्डिहाइड और कीटोन्स का टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अभी तक हम रिएक्शन सिर्फ किसके पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड्स के। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स ओनली। रिएक्शंस ऑफ
कीटोन्स ओनली। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है वो है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। सबसे पहला रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2, रिएक्शन विथ HNO2। जब भी कभी कीटोन जो है वो आपका नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीमिनो कीटोन्स का फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीमिनो कीटोन्स आर फॉर्म्ड, ऑक्सीमिनो कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगा ध्यान से देखिएगा। CH3COCH3, इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराने जा रहे हैं? HNO2 के साथ कराते हैं, जैसे हम नाइट्रस एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CO, CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्जाइम से रिलेटेड है कीटोन तो CH3CO, CH डबल बॉन्ड NOH। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक दो हाइड्रोजन यहाँ से और एक ऑक्सीजन निकलता है तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, और ये बनाता है आपका ऑक्सीमिनो एसीटोन। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है? एसीटोन लिया है, इसलिए कीटोन की नेमिंग की जगह हम क्या लिख देंगे? एसीटोन। तो ऑक्सीमिनो एसीटोन का अगर हम फॉर्मेशन करेंगे तो उसके लिए हमें एसीटोन को रिएक्ट कराना होगा किससे? नाइट्रस एसिड के साथ। ठीक है, अगला है रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म। दूसरा है यहाँ पे वो है रिएक्शन विथ CHCl3, जिसे हम क्या नाम देते हैं? क्लोरोफॉर्म का नाम देते हैं। जब भी कभी हम एसीटोन की रिएक्शन यानी कि जो कीटोन है इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? हम CHCl3 के साथ कराते हैं, यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे बनता है वो है क्लोरीटोन। क्या बनता है? क्लोरीटोन। ठीक है, कुछ इस तरीके से CCl3 यहाँ पे मैंने जोड़ा है। ठीक है, तो ये बना आपका क्लोरीटोन। किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोरीटोन का। जब भी कभी फॉर्मल्डिहाइड से एसीटोन की रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? क्लोरोफॉर्म से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? क्लोरीटोन बनता है। ठीक है, जो कि एक प्रकार का क्लोरोहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होता है और ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स नहीं देते। ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स नहीं देते। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम लोग। नंबर 3। ठीक है, तो अगला रिएक्शन है रिडक्शन टू पिनाकल्स। नंबर 3, रिडक्शन टू पिनाकल्स। पिनाकल्स में रिडक्शन। ठीक है, तो अगर हम एसीटोन को क्या करते हैं? रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, व्हेन कीटोन्स आर रिड्यूस्ड इन न्यूट्रल और एल्कलाइन सॉल्यूशन, पिनाकल्स आर द मेजर प्रोडक्ट। और पिनाकल्स क्या है अभी हम बताएंगे। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि अगर हम इसका रिडक्शन कराते हैं, किसका? एसीटोन का, किसके प्रेजेंस में? न्यूट्रल या एल्कलाइन सॉल्यूशन में। तो ऐसे समय में पिनाकल का फॉर्मेशन होता है और कुछ इस तरीके से CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 है और यहाँ पे हमने इसको रिड्यूस कराने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लिया है जिसका नाम है MgHgH2O, मैग्नीशियम मरकरी H2O। और इसी के साथ साथ ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन भी होगा, तभी जाके ये रिड्यूस होगा, आपको पता ही है, जो कि यहाँ से मिलेगा आपको। ठीक है, और इसके रिएक्शन कराने पर या रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? पिनाकल,
जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, CH3, C के साथ CH3, यहाँ पे फिर से CH3 और यहाँ भी क्या है CH3 है, और बाकी जो इसके बैलेंसीज हैं इनको हम OH द्वारा क्या कर देंगे, सर्टिफाइड कर देंगे, और ये बनता है आपका यहाँ पे पिनाकल का फॉर्मेशन होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पिनाकोल भी कह सकते हैं, पिनाकल भी कह सकते हैं। OL लगा है तो ध्यान रखिएगा, ये इसमें जो मेन ग्रुप है वो क्या है, एल्कोहल का ग्रुप है। तो रिडक्शन टू पिनाकल्स, यानी कि एल्डिहाइड्स का पिनाकल्स में, सॉरी कीटोन्स का हम पिनाकल्स में क्या कर देते हैं, रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है और वो है आपका सिमिट रिएक्शन। अगला है सिमिट रिएक्शन। नंबर 4 सिमिट रिएक्शन। तो अगर हम कीटोन्स के रिएक्शन के अंतर्गत सिमिट रिएक्शन को देखें तो यहाँ पर हम हाइड्रोजोइक एसिड से क्या कराते हैं, के साथ हम कीटोन्स को हीट करते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। व्हेन कीटोन्स आर हीटेड विथ हाइड्रोजोइक एसिड सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स आर ऑब्टेन्ड, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स बनता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। RCOR, इसको हम हाइड्रोजोइक एसिड जिसे हम N3H कहते हैं के साथ कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। N3H जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड। इसे आप लोग गलत फार्मूला मत समझिएगा, ये गलत नहीं है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। कुछ लोग इसको गलत कहते हैं कि सर यहाँ तो अमोनिया होना चाहिए था NH3, जबकि हाइड्रोजोइक एसिड भी होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, कीटोन है, और इसको हमने कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में क्या करना है, हीट करना है। तो क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। एमाइड का फार्मूला होता है RCONH2, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक हाइड्रोजन निकाल करके हमने एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये कहता है सब्स्टिट्यूटेड एमाइड कहलाता है। तो RCONHR बनता है, RCONHR, ये बना सब्स्टिट्यूटेड एमाइड बनता है। ठीक है, NHR, और इसी के साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वो है N2, यानी कि नाइट्रोजन। N3H था तो यहाँ पे N2 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, RCONHR जाके बन गया और यहाँ पे N2 का फॉर्मेशन, तो ये सब्स्टिट्यूटेड एमाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम यहाँ पे CH3 ले लेते हैं, चलो सपोज दैट CH3 जो कि कीटोन की जगह हमने लिया है, जैसे एसीटोन कहते हैं, हाइड्रोजोइक एसिड है, रिएजेंट सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है, हीट कर रहे हैं हम इसको, तो यहाँ पे बनेगा CH3CO NH CH3 बनेगा, और साथ ही साथ N2 का फॉर्मेशन होगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं N मेथाइल एसिटामाइड। क्या कहते हैं, N मेथाइल एसिटामाइड, जो कि सब्स्टिट्यूटेड एसिटामाइड एमाइड है। इसे हम एस्टामाइड का सब्स्टिट्यूट मानते हैं। ठीक है, एस्टामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल करके हमने CH3 लगा दिया, तो नाइट्रोजन से ये CH3 कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है, CH3 और ये H, तो इसलिए नाइट्रोजन से जुड़ा होने के कारण इसे हम N मेथाइल का नाम देते हैं, N मेथाइल एसिटामाइड का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है रिएक्शन विथ सोडियम और सोडामाइड। सोडामाइड या फिर सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं, और ये लास्ट रिएक्शन है आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स चैप्टर का। ठीक है, नंबर 5 रिएक्शन विथ सोडियम OR सोडामाइड। सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2। सोडामाइड यानी कि
CuNH2 जिसे एमाइड कहते हैं, तो यहाँ सोडामाइड लिख दिया, तो NaNH2 ये होता है आपका सोडामाइड। तो इससे रिएक्शन कराने पर मोनो सोडियो डेरिवेटिव बनता है। क्या बनता है? मोनो सोडियो डेरिवेटिव बनता है। ठीक है, चलिए CH3COCH3 है, इसको हम NaNH2 से रिएक्ट कराते हैं जिसे सोडामाइड कहते हैं, और इसके साथ साथ हम इसको क्या करते हैं, ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? ईथर। यहाँ पे ईथर है, ईथर के साथ अगर हम क्या कराते हैं, यहाँ पे इसको रिएक्ट कराते हैं तो आपका मोनो सोडियो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? मोनो सोडियो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम कहते हैं CH3CO CH2Na, CH3CO CH2Na मोनो सोडियो डेरिवेटिव यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और ये जो मोनोसोडो डेरिवेटिव है, इसी के साथ साथ यहाँ पे अमोनिया का भी फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अमोनिया का भी फॉर्मेशन होता है। क्लियर? और अगर हम मोनोसोडो डेरिवेटिव का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हायर कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, मोनोसोडो डेरिवेटिव की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं? एल्काइल हैलाइड के साथ। तो चलिए देखते हैं CH3CO CH2Na की रिएक्शन अगर हम CH3I यानी कि जिसे हम कहते हैं मेथिल आयोडाइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर NaI बाहर निकल जाएगा और इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो -NaI में लिख देता हूँ, क्योंकि सोडियम आयोडाइड क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो है आपका CH3CO CH2 CH3, CH3CO CH2 CH3, और ये आपका हायर क्या है? कीटोन है। ठीक है, हायर कीटोन। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 कार्बन का कीटोन है, लेकिन यहाँ पे आपको 4 कार्बन का कीटोन मिलता है। ठीक है, तो ये सभी रिएक्शंस आपके किसके थे? सिर्फ और सिर्फ कीटोन्स के, जिसमें मैंने 5 रिएक्शंस बताए, और इससे पहले के जितने भी मैंने रिएक्शंस बताए वो आपके किसके थे? एल्डिहाइड के बारे में थे। ठीक है, तो इस टॉपिक में यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन के इस लेक्चर में हमने आपको रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली और रिएक्शंस ऑफ कीटोन्स ओनली बताया, जिसके बारे में साथ ही साथ ये ध्यान में रखना है कि ये जो टॉपिक है पूरा, इसमें से जो रिड्यूसिंग नेचर था एल्डिहाइड का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ सकते हो आप, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में आप जब ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हो तो ग्लूकोज में भी एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसके रिड्यूसिंग नेचर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है जिसको एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। इसके रिएक्शंस और नेमिंग रिएक्शंस आप पढ़िए, जितने ज़्यादा इसको केयरफुली होके पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए ये अच्छा होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ ये टॉपिक आज समाप्त होता है। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।